सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमने फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज़ चलाई हुई है ना। तो आज हमारा 27वां दिन है और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बच्चों, है ना। और मैंने देखिए प्लेलिस्ट बना दी है ना। और उसमें आपके दो सेपरेट टॉपिक भी डाल दिए हैं। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका वर्ण से संबंधित, है ना, क्योंकि वर्णों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक है संज्ञा। ये दो मैंने अलग से टॉपिक डाल दिए हैं। बाकियों के भी मैं आपके टॉपिक अलग सेपरेट करके डाल दूंगा, है ना। और दूसरे हैं आपके देश और उनकी राजधानियाँ। वो भी मैंने ट्रिक के माध्यम से एशिया और अफ्रीका के देश और उनकी राजधानियाँ करवा दी हैं, ना। और बाकी जो बचे हैं कॉन्टिनेंट, उनकी भी राजधानियां हम कर लेंगे, ठीक है। बाकी बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले प्रश्न पे आते हैं ना। ठीक है, बोलता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। तो कितने मूल स्वर हैं बच्चों हिंदी वर्णमाला में? 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं या 11 हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बच्चों 4, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर, है ना, मूल स्वर पूछा है बच्चों, है ना, मूलतः नहीं। देखो मूलतः पूछा होता है ना, मूलतः। मूलतः मतलब टोटल, है ना, टोटल। तो बेटा टोटल है हमारे 11, है ना। अगर मूलतः माने संपूर्ण पूछा हो तो 11 है। यहाँ क्या पूछा है? मूल। मूल क्या होता है? मूल होता है बेटा जहाँ से किसी का ओरिजिन होता है। और मूल में हमेशा परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमारे मूल हैं, हमारे मूल हमारे माँ बाप है ना, तो वही है इन शब्दों का मूल, है ना। अब इनको थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बोलता है मूल हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री, है ना। जो हमारे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री है, ठीक है। इनको मूल बोलते हैं ना बच्चों। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हीं मूलों के द्वारा संयुक्तों का निर्माण होता है। संयुक्त कौन से हैं बच्चों हमारे? बड़ा आ, एक मिनट माफ़ करना, संयुक्त हमारे ये जो मूल हैं हमारे अ, ई, उ और री, है ना। ये हमारे क्या है? ये मूल हैं। और संयुक्त कौन से हैं? ए ओ और ओ, है ना। अब देखो यहाँ मूल है ना। अब इन्हीं से मिलकर, मूलों से मिलकर ही संयुक्तों का निर्माण हुआ है। ये किससे मिलकर बना है? अ प्लस छोटी ई, है ना। ये बढ़िया की बात करें तो बच्चों देखो, अगर इनको करना हो तो ये काम कर सकते हैं आप, है ना। ऑप्शन तो आपको दिए होंगे। इन दोनों को एक शब्द मानकर इनका उच्चारण करना है। जैसे अ ई है ना, अ प्लस छोटी ई है, तो इनको जब उच्चारण करेंगे शब्द मानकर तो ये एक ही ध्वनि देगा, है ना। और बड़ा ए की बात करें तो बच्चों देखो अ तो सब में होगा, है ना। और उसके अलावा देखो दीर्घ में हमेशा ह्रस्व पाया जाता है ना। जैसे बड़े ए में छोटा ए हमेशा पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये किससे मिलकर बना है? अ प्लस छोटा ऊ, है ना। अ प्लस छोटा और बड़ा ओ किससे मिलकर बना है? अ प्लस छोटा ओ से, है ना। अ प्लस छोटा ओ से, है ना। यहाँ ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और इन्हीं को बच्चों जैसे आपको पूछे कि सजातीय वर्ण कौन से हैं। सजातीय आपके ये संयुक्त है ना, जैसे ए ओ क्यों है? क्योंकि यदि ए की हमने देखा कि ये किससे मिलकर बना है? अ प्लस छोटी ई से मिलकर बना है ना। तो बेटा इसकी जाति क्या है? ये अलग है। इसकी जाति क्या है? अलग है। इन्हीं लिए, है ना, इन्हीं की जाति अलग होने के कारण, है ना, इनको क्या बोलते हैं? एक तो संयुक्त। संयुक्त होता है कि दो अलग अलग वर्णों से मिलकर, है ना, जो भी शब्द आपके जो भी वर्ण मिलकर बने हैं संयुक्त, उन्हें संयुक्त कहते हैं ना। अब यहाँ बोलता है कि जिनका निर्माण किससे हुआ है? दो अलग अलग जातियों के वर्णों से, उन्हें ही क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें ही सजातीय वर्ण कहते हैं, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ से देखो बेटा क्वेश्चन पूछता है, और ये राजस्थान बोर्ड ने पूछा था, है ना। ठीक है, इनमें बोलता है ना, अगला प्रश्न है, बोलता है इनमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण हैं? कौन से हैं? अ प्लस ई है, ओ या ओ है, उ है या ए है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा उ। सवर्ण क्या होता है? सवर्ण होता है सजातीय। क्या होता है बच्चों? सजातीय। देखो आपको सारी चीज़ें पता होती हैं, पर एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर शब्दों के साथ खेलता है ना, शब्दों के साथ खेलता है। अब देखो सवर्ण माने सजातीय। सजातीय है ना। सजातीय क्या होता है? देखो सजातीय जो एक ही जाति के वर्णों से मिलकर बना हुआ है। आपको सजातीय पूछे या फिर उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर पूछे तो आपके 3 हैं ना। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब देखो इनको बच्चों सवर्णीय सजातीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि हम बड़ा आ की बात करें तो ये किससे मिलकर बना है? अ प्लस छोटा अ, है ना। ये ई की बात करें तो छोटी ई प्लस छोटी ई। ऊ की बात करें तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, है ना। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, है ना। तो देखो इसकी जाति क्या है?
समान है, इसकी जाति क्या है, समान है ना, तो ये अपने ही परिवार के सदस्य को क्या दीर्घ कर रहा है ना, और इसकी जाति क्या है, ये भी समान है, इसकी जाति समान है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सजातीय वर्ण है ना, इन्हें इसीलिए क्या बोलते हैं बच्चों, सजातीय, सवर्ण है ना, ये सजातीय का ही अनेकार्थी है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, थोड़ा सा गले में दिक्कत है ना, बोल बोल के ज़्यादा, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान मत देना ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, बोलता है गांधी जी कलयुग के कृष्ण हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है ना, तो इसमें कौन सी हो जाएगी बच्चों, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या उपरोक्त सभी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चों जातिवाचक है ना। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है ना, आपने संज्ञा की वीडियो देखी होगी है ना, संज्ञा पे जो मैंने वीडियो डाली है सेपरेट वो देखी होगी, तो मैंने क्या बताया था, देखो व्यक्तिवाचक में देखो ये कृष्ण जी क्या है, ये व्यक्तिवाचक में बोलता है कि जहाँ भी अगर पर्टिकुलर एक चीज़ की बात है, एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात हो रही है तो वह व्यक्तिवाचक है, पर जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति जब एक से ज़्यादा का बोध कराने लगे तो वो किस में चला जाएगा बच्चों, वो जाएगा आपका जातिवाचक में। और व्यक्तिवाचक से सबसे ज़्यादा यहाँ से यही चीज़ें पूछी जाती हैं ना। देखो गांधी जी कलयुग के कृष्ण हैं, तो देखो गांधी जी को कृष्ण के समान बोला है ना, गांधी जी को कृष्ण के समान बताया गया है, तो देखो यहाँ क्या है, कृष्ण जी के समान बताया है, तो यहाँ कृष्ण जी क्या है, जातियों को, कृष्ण की जातियों को बता रहे हैं है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है सजावट भाववाचक संज्ञा है, ये किससे मिलकर बनी है, तो सजावट किससे मिलकर बनी है बच्चों, व्यक्तिवाचक से, जातिवाचक से, विशेषण से या क्रिया से, तो सजावट किस शब्द से मिलकर बना है, सजावट बना है बच्चों सजाना है ना, किससे मिलकर बना है, सजाना। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि सजाना क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, विशेषण है या क्रिया, तो ये क्या है, क्रिया है ना, सजाना क्या है, क्रिया, तो क्रिया से मिलकर बनी है भाववाचक संज्ञा आपकी सजावट है ना, ठीक है। या और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है ना, आपके विशेषण से मिलकर, सर्वनाम से मिलकर भाववाचक संज्ञा है ना, आपके जातिवाचक शब्दों से मिलकर भाववाचक संज्ञा, मैंने वो आपके दूसरी वीडियो में जो आपको संज्ञा वाली वीडियो है वहाँ बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब बोलता है कि उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, तो रेखांकित शब्द क्या है बच्चों, उसकी है ना, तो इसमें आपका सर्वनाम क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, अन्य पुरुष या संबंधवाचक, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक, उसकी है ना, क्या है, अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। ये राजस्थान में, ये भी राजस्थान वालों ने ही पूछा था प्रश्न है ना। बोलता है मोहित का मकान चौथी मंजिल में है ना, तो मोहित का मकान चौथी मंजिल में है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक या परिमाणवाचक, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा क्रमवाचक है ना, इसका हो जाएगा क्रमवाचक है ना। यदि बच्चों हम यहाँ देखें है ना, स्पेशली जो प्रयोग के आधार पर विशेषण हैं इनको देखें तो ये 4 प्रकार के हैं ना, और यहाँ से इन्हीं के संख्यावाचक ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही जो आपका निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, और इसमें ये किसके भेद हैं, ये निश्चित संख्यावाचक के आगे 5 भेद हैं, तो ये बाकी इन्हीं से संबंधित है ना, इन्हीं से संबंधित ये जो 3 ऊपर वाले हैं ये संख्यावाचक में, जो निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद हैं उन्हीं में से संदर्भित ही आपको बताए गए हैं। यहाँ आपने ध्यान देना है कि यहाँ क्या बोला है बेटा, यहाँ बोला है चौथी मंजिल है ना, तो मंजिल है ना, चौथी मंजिल क्या है, वो क्रम है ना, कि पहले क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर होगा, फिर पहला माला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या है, वो क्रम वाइज चलेंगी चीज़ें, तो वो क्या है, वो किस चीज़ को दिखा रहे हैं बच्चे, वो आपके क्रम को दिखा रहा है ना। अब यहाँ थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपके गुणवाचक हैं ना बेटा जो गुणवाचक है, बोलता है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के आकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्थान, समय, भाव, स्थिति, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध करवाते हैं, माने कि कुल मिला के बेटा किसी के गुण और दोषों का वर्णन करते हैं ना, किसी के गुण और दोषों का वर्णन करते हैं तो गुणवाचक है ना। अब दूसरा है कि संख्यावाचक विशेषण, देखो बेटा ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक है ना। अब निश्चित संख्यावाचक को आगे 5 भागों में विभाजित करते हैं, और HPPSC ने यहाँ से प्रश्न पूछा था, और 2-3 जगह मैंने इसके प्रश्न देखे हैं, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे हैं ना। तो आपके निश्चित संख्यावाचक में जो है बेटा वो 5 प्रकार है ना, एक है आपका गणनावाचक, दूसरा है प्रत्येकवाचक, तीसरा है क्रमवाचक, चौथा है आवृत्तिवाचक और
पांचवा है मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, हाँ समुदायवाचक, समुदाय माने समूहवाचक है ना। ठीक है, पहला बेटा अगर गणनावाचक की बात करें तो गणना के भी आगे दो प्रकार है ना। गणना के दो प्रकार कौन से हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक मतलब जहाँ पूर्ण अंक दिया हो है ना, जहाँ पूर्ण अंक दिया हो, और अपूर्णांक अपूर्णांक मतलब जहाँ पूर्ण अंक नहीं दिया गया हो है ना। इसमें मतलब गुणवाचक ये संख्यावाचक में यदि गणना की बात करें तो गिनती को बताएंगे ये है ना, कि पूर्णांक है तो 1 2 3 4 है, अपूर्णांक है तो चौथाई तिहाई आधा सवा पौने, ये चीज़ें है ना। फिर बोलता है क्रमवाचक बेटा है ना, बोलता है जो विशेषण क्रम को बताता है ना, क्रम को बताता है, जैसे पहला दूसरा तीसरा, वो क्या है, क्रम है। जैसे बेटा आपके रोल नंबर हैं वो क्या है, वो क्रम वाइज चलेंगे है ना। आपके जैसे घरों का है ना, कि पहली बिल्डिंग दूसरी तीसरी चौथी है ना, पांचवा माला छठा, वो क्या है, वो भी क्रम है आपका। देखो आपका रिजल्ट आता है वो भी कैसे आता है, कि वो भी क्रम वाइज आता है। कि सपोज करो कि यहाँ बोला होगा कि दीपक का कक्षा में प्रथम स्थान है, तो ये वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो बेटा कौन सा है, ये क्रमवाचक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ दीपक के रिजल्ट की बात हो रही है, तो क्या पहले देखो टॉपर आएगा ना, प्रथम फिर दूसरा फिर तृतीय है ना, तो उस हिसाब से ही चलेंगी। अब जैसे यहाँ क्या पूछा है कि मोहित का मकान चौथी मंजिल में है, तो बेटा पहले पहले ग्राउंड फ्लोर होगा, फिर पहला फिर दूसरा माला तीसरा माला चौथा है ना। ऐसे थोड़ी होगा कि सबसे टॉप फ्लोर पे हमने ग्राउंड फ्लोर कर दिया है, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, तो दूसरा आपका तीसरा भाग है इसका आवृत्तिवाचक। बेटा आवृत्ति इसमें क्या होता है, बोलता है कि यह अपने विशेष्य की इकाई की आवृत्ति को बताता है ना। जैसे इनके शब्द इनके साथ बेटा शब्द होंगे 2 गुना 3 गुना, गुना गुना शब्द है ना, 2 गुना 4 गुना 10 गुना है ना। जैसे एक हम उदाहरण ले लेते हैं कि इस वस्तु को उठाने में 10 गुना बल लगेगा, तो ये 10 गुना क्या है, वो आवृत्ति है ना, वो आवृत्ति है। फिर बोलता है समुदायवाचक, समुदाय माने समूह है ना बेटा। यहाँ एक जो अपने समूह की संख्या को, बस इतना याद रखो कि जो अपने समूह की संख्या को बताता होगा, इसमें दो चीज़ें होगी, एक संख्या होगी और वो संख्या क्या होगी, किसी समूह की होगी। जैसे इस बार चारों भाई घर जाएंगे, इस बार चारों भाई घर जाएंगे, तो चारों भाई क्या है, चारों क्या है, विशेषण है ना, और किसकी विशेषता है, भाइयों की है ना। तो भाई क्या है, भाइयों का वो समूह है ना, जो चार है, चार संख्या है, और किसकी संख्या है, वो भाइयों के, तो वो क्या है, वो किस चीज़ को दिखा रहा है बच्चों, वो समूह को दिखा रहा है। यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप अच्छे से इनको समझ के ही करना है ना। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, बोलता है सामने वाली दीवार इन चारों दीवारों से उच्चतर है, स्थान के आधार पर रेखांकित शब्द विशेषण की किस अवस्था में आएगा है ना। तो किस में आएगा, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि बच्चों हम लोग इसमें देखो पूरा अच्छे से पढ़ लेना है ना, सामने वाली दीवार इन चारों दीवारों से उच्चतर है, तो किस में जाएगा आपका, ये किस में जाएगा, उत्तरावस्था में है ना, उत्तरावस्था में। अब यहाँ ये मत देखना, देखो एग्जामिनर ने कैसे किया है आपको है ना, कैसे घुमाने की कोशिश की है कि सामने वाली दीवार इन चारों दीवारों से उच्चतर है। यहाँ देखो स्थान के आधार पर यदि बात करें है ना, स्थान के आधार पर बात करें तो बेटा ये दो प्रकार, सॉरी इसके 3 प्रकार है ना। कौन कौन से हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। बेटा मूलावस्था की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती है ना। एक सेकंड, ये तो स्थान के आधार पर दिया है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया बच्चों, ये तुलना के आधार पर हो गया ना, तुलना के आधार पर, ठीक है, ये तुलना के आधार पर, ये गलती से स्थान हो गया है, माफ़ करना, ये तुलना के आधार पर होगा है ना, ये तुलना करना है इधर, तो तुलना के आधार पर। ठीक है, यदि हम तुलना के आधार पर बच्चों बात करें ना, स्थान के आधार पर तो 2 प्रकार होंगे इसके, एक उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण है ना। तो यहाँ चलो इसको भी डिस्कस कर लेंगे, पहले तो तुलना के आधार पर करते हैं ना। तुलना के आधार पर यदि बच्चों पूछें तो तुलना के आधार पर विशेषण के 3 प्रकार हैं ना, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था। मूलावस्था की बात करें बच्चों तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती है, किसी व्यक्ति के गुण दोषों का वर्णन होता है ना, कि ये बहुत अच्छा है, बुरा है, मतलब अच्छा गाना गाता है, अच्छा नाचता है, वो क्या है कि उसके साथ किसी की ना तो दूसरे के साथ कंपेयर कर रहा है, ना ही किसी अन्य वस्तु की को कंपैरिजन कर रहा होगा ना। और यदि हम उत्तरावस्था की बात करें तो बच्चों यहाँ 2 लोगों या 2 वस्तुओं के बीच में है ना, 2 लोगों या 2 वस्तुओं के बीच में आपकी तुलना होगी, और इनके पीछे जैसे मूल शब्द होगा है ना, मूल शब्द को अगर आप उत्तरावस्था बनाएंगे तो पीछे उसके तर शब्द लगा देंगे ना, ये 2 वस्तुओं के बीच में तुलना होगी या फिर तर शब्द लगा होगा है ना, उत्तरावस्था से संबंधित है ना। जैसे यहाँ है ना उच्च, उच्च क्या है, उच्च है मूलावस्था है ना, उच्च, और उच्च की हमने उत्तरावस्था बनाई तो उच्चतर हो गया है ना। अब बोलता है
उत्तमावस्था, उत्तमावस्था बेटा 3 लोगों, है ना, 3 लोगों या फिर सब में से तुलना, है ना, सब में से तुलना। जैसे रिजल्ट आता है कि राहुल का प्रथम स्थान है, तो क्या है, कक्षा में प्रथम स्थान है, तो भाई सभी में से तुलना हो रही है उसकी, है ना। 3 लोगों या 3 से ज़्यादा, है ना। यहाँ सिर्फ 2 ही, उत्तरावस्था की बात करें तो सिर्फ 2 ही लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा, और उत्तमावस्था 2 से ज़्यादा, माने 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और सब में से भी हो सकती है ना। यहाँ ये चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ आप अगर इस वाक्य को पढ़ेंगे तो सामने वाली दीवार, इन चारों दीवारों, आपको पता लग रहा है कि भाई उत्तरावस्था तो नहीं होगी, है ना, पर यहाँ क्या दिया है उसने आपको उच्चतर शब्द दिया है, तो देखो तर शब्द लगा है ना, तो आप आंखें बंद करके इसमें कर सकते थे उत्तरावस्था में। अगर पूरा वाक्य होता और अंडरलाइन नहीं किया होता तो फिर आता उत्तमावस्था, है ना। उत्तमावस्था को अगर जो मूलावस्था है उसको उत्तरावस्था में लेके जाना है, तो देखो जैसे मूलावस्था का शब्द है उच्च, उच्च को उत्तमावस्था में कैसे बनेंगे, पीछे तम शब्द लगा के, बस सिंपल है कि तम शब्द लगा दिया तो क्या बन गया, उत्तमावस्था, है ना। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा स्थान के आधार पर भी देख लें। देखो स्थान के आधार पर बच्चों आपके विशेषण 2 प्रकार के हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। यदि बच्चों हम उद्देश्य विशेषण की बात करें तो उद्देश्य विशेषण में क्या होगा, वाक्य में क्या होगा, जहाँ विशेष्य और विशेषण होंगे ना, सबसे पहले वाक्य में क्या होगा, सबसे पहले विशेषण दिया गया होगा, उसके तुरंत बाद ही क्या होगा, विशेष्य होगा, है ना। जैसे इसका अभी मुझे उदाहरण नहीं आ रहा है बच्चों। चलो एक छोटा सा उदाहरण कर लेते हैं। बोलता है मोहित को, है ना, मोहित को काले अंगूर पसंद है ना, काले अंगूर, ठीक है, मोहित को काले अंगूर पसंद है, ठीक है। अब यहाँ बोलता है कि जो काले हैं वो क्या है, वो विशेषण है ना, वो विशेषण है, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि आपके यदि हम स्थान के आधार पर उद्देश्य विशेषण की बात करें तो बच्चों वाक्य में क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले मतलब वाक्य के पहले नहीं, है ना, वाक्य में कहीं भी 2 शब्द है ना, जैसे विशेष्य और विशेषण होंगे वो बिल्कुल एक साथ होंगे बच्चों, है ना। या तो पहले विशेषण होगा या उसके तुरंत बाद विशेष्य होगा, या फिर पहले विशेष्य होगा उसके तुरंत बाद विशेषण होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, काले, है ना, काले अंगूर, है ना, अंगूर पसंद है, तो काले क्या है, विशेषता है, और किसकी विशेषता है, अंगूर की, तो अंगूर क्या है, विशेष्य है ना, विशेष्य। तो पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है बच्चों आपका विशेषण, उसके तुरंत बाद ही क्या है, आपका विशेष्य आ रहा है, तो किस में चला जाएगा, उद्देश्य विशेषण में, है ना, किसमें चला जाएगा, उद्देश्य विशेषण में। यदि विशेष विधेय विशेषण की बात करें बच्चों तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, कि वाक्य में जैसे ये करते हैं, वह बच्चा काला हो गया है ना, काला हो गया है ना। तो यहाँ बच्चों आपकी जो विशेषण है, आपका विशेषण है वाक्य में, वो क्या है, वो काला है ना, काला, वो क्या है, विशेषण, ठीक है, यहाँ विशेषण है। एक तो यार ये लिखाई पे मत जाना, है ना, ठीक है, काला, और आपका विशेष्य क्या है, काला कौन हो गया है, वो बच्चा हो गया है, तो विशेष्य क्या है आपका काला, है ना। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या है, विशेष्य आ रहा है, उसके तुरंत बाद क्या है, विशेषण आ रहा है, तो वाक्य किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा विधेय विशेषण में, है ना। अगर पहले क्या होता, विशेषण होता, उसके तुरंत बाद आपका विशेष्य होता, तो फिर उद्देश्य विशेषण होता, है ना। तो इनको आप अच्छे से कर लेना, है ना। हो सकता देखेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड पर ही, है ना, जैसे दूसरे बच्चों को मैं एकेडमी में पढ़ाता हूँ तो वैसे ही हो सके अगर, तो मैं ज़रूर अव्यय और स्पेशली विशेषण के ऊपर ज़रूर क्लास लेके आऊँगा, और क्रिया के ऊपर, है ना। ये 3 टॉपिक थोड़े से महत्वपूर्ण हैं, है ना। बाकी देखते हैं क्या बनता है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। बोलता है राजू और मोहन कल दिल्ली जाएंगे, मैं कौन सी क्रिया है ना, राजू और मोहन कल दिल्ली जाएंगे, कौन सी क्रिया है बच्चों, कौन सी है, अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है, या पूर्वकालिक क्रिया है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, राजू और मोहन कल दिल्ली जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा सकर्मक, है ना, सकर्मक। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, दिल्ली के ऊपर। यहाँ ये मत देखना कि राजू क्या है, कर्ता, और मोहन कर्म, ये मत करना कि ये कर्म है, कर्म नहीं है, दोनों क्या है, दोनों करता ही है बच्चों, है ना। कैसे, क्योंकि राजू और, है ना, ये दोनों को एक ही दिखा रहा है, एक समान दिखा रहा है, और शब्द जब भी होगा वो दोनों को क्या करेगा, समान दिखाएगा, है ना। तो यहाँ कर्म सिर्फ क्या है, दिल्ली ही है ना, राजू और मोहन ये दोनों कर्ता के रूप में है यहाँ, है ना। राजू मोहन के साथ होता है ना, राजू मोहन के साथ होता तो फिर किस में चला जाता, तो फिर द्विकर्मक, क्योंकि राजू कर्ता होता और मोहन क्या होता, कर्म होता है ना, और दूसरा कर्म क्या होता, दिल्ली होता, तो फिर द्विकर्मक में जाता है ना। पर यहाँ क्या है,
यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ है कि राजू और मोहन, तो ये दोनों क्या है, कर्ता हैं ना, कल दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बच्चों, दिल्ली जा रहे हैं। तो कौन सी क्रिया है, तो कौन सी क्रिया, ये सकर्मक है ना, कौन सी क्रिया है, सकर्मक। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से उठाना क्रिया की मूल क्रिया क्या है ना, उठाना है ना, उठाना शब्द क्या है, उठाना शब्द जो क्रिया है ना, उसकी मूल क्रिया क्या है, उठाना किससे मिलकर बना है, उठाना से, उठना से, उठवाना से, या उपरोक्त सभी। तो ये क्या है, ये उठना से है ना। जैसे बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया आपने पढ़ी होगी, तो देखो पहले क्या होगा, मूल क्रिया होगी। जैसे ये है उठना, उठना मूल क्रिया है और उठाना प्रथम प्रेरणार्थक है ना, प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक। देखो प्रेरणार्थक पहले जान लेते हैं कि प्रेरणार्थक क्या होता है। बेटा प्रेरणार्थक वो क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करवाएं, है ना। ये आपके प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा है। ठीक है, अब बोलता है कि प्रथम प्रेरणा, इसके दो प्रकार हैं बच्चों, है ना, एक प्रथम प्रेरणार्थक और एक द्वितीय प्रेरणार्थक। यदि हम बच्चों प्रथम प्रेरणार्थक की बात करें ना, प्रथम प्रेरणार्थक की बात करें तो स्वयं कर्ता काम करता है। कौन करता है, स्वयं कर्ता कार्य कर रहा होगा। ठीक है, और द्वितीय प्रेरणार्थक की बात करेंगे, द्वितीय प्रेरणार्थक की तो कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करवा रहा होगा, है ना, किससे, किसी और से, है ना। तो यहाँ क्या है, उठाना है ना। जैसे उठना क्या है, उठना क्रिया है, तो उठाना कि खुद उठा रहा है, स्वयं उठा रहा है, तो प्रथम प्रेरणार्थक है ना। और उठवाना है ना, उठना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा, उठवाना, वाना शब्द लग जाएगा पीछे ना, उठवाना है ना, उठवाना कि खुद ना उठाकर किसी और से उठवा रहा है, तो क्या है, वो द्वितीय प्रेरणार्थक में चला जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से कालवाचक अव्यय नहीं है ना। कालवाचक अव्यय कौन सा नहीं है बच्चों, परे, पहले, तुरत और नित्य। तो क्या है, ये परे है ना, परे शब्द कालवाचक अव्यय नहीं है। नहीं तो ये क्या है, पहले है ना, पहले। ठीक है, और तुरत कि मैं तुरत मतलब अभी ही है ना, अभी ही निकल गया है ना। तुरत क्या होता है कि ऑन द स्पॉट निकल जाना है ना, तुरंत। ठीक है, फिर नित्य क्या है, नित्य मतलब प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन। ठीक है, तो क्या है, ये समय को ही, ये तीनों चीज़ें किसको, समय को ही दिखा रही है। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए, है ना। यहाँ रेखांकित शब्द है बच्चों प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि प्रतिदिन हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो प्रतिदिन क्या है बच्चों, उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है या कारक है। तो ये क्या है, आपका अव्यय है ना, अव्यय है। तो कौन सा अव्यय है ये, प्रतिदिन कौन सा अव्यय है, पहले तो चलो अब ये वाक्य दिया है ना, वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसमें क्या है बच्चों, ये क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि करना क्रिया है ना, कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो करना क्या है, क्रिया है। अब मुझे बताओ कि जो ये प्रतिदिन है, जो प्रतिदिन है वो कौन सा क्रिया विशेषण है ना। देखो क्रिया विशेषण के भी चार प्रकार हैं आगे, है ना। फर्स्ट है स्थानवाचक, है ना, स्थानवाचक। दूसरा क्या है, कालवाचक। तीसरा क्या है, रीतिवाचक। चौथा क्या है, परिमाणवाचक, है ना, क्या है, परिमाणवाचक। अब देखो बच्चे, मैंने पहले ही बोला था कि स्थान के बारे में अगर पता करना है तो क्रिया से क्या क्वेश्चन करेंगे, कहाँ, है ना, कि कहाँ, है ना, कहाँ। तो वो आपको स्थानवाचक में पहुंचा देगा। अगर ये प्रतिदिन देखो स्थानवाचक होगा तो क्रिया से क्वेश्चन करेंगे हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो कहाँ करना चाहिए, नहीं मिला क्वेश्चन। तो ये क्या है, देखो स्थानवाचक तो नहीं है। फिर बोलता है हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने, काल से अगर काल के बारे में जानना हो तो क्रिया से कब क्वेश्चन करेंगे, है ना, कि हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो बोलता है कि प्रतिदिन। देखो हमें क्या है, आंसर मिल गया है ना, कि कब करना चाहिए सूर्य नमस्कार, प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन मतलब हर दिन। तो किसको शो कर रहा है, ये काल को, है ना। अगर रीति के बारे में जानना हो तो रीति का अर्थ होता है बच्चों किसी काम के करने का प्रकार, ढंग या तरीका, पद्धति, है ना। तो क्या होता है, वो रीति होती है ना, किसी काम को करने का तरीका, वो क्या है, रीति है। तो रीति के बारे में अगर जानना है तो कैसे शब्द, क्रिया से कैसे शब्द, है ना, कि किसी जैसे हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, वो यहाँ देखो आंसर नहीं है। तो बोलता है कि परिमाण, परिमाण को जानना है तो परिमाण क्रिया से आप कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कितना सूर्य नमस्कार करना चाहिए ना, वो परिमाण तक पहुँचा देगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए। और देखो बच्चा, यहाँ से अगर क्रिया विशेषण से प्रश्न आता है तो देखो इन चारों के आधार पर ही हो, सबसे ज़्यादा रीतिवाचक से, है ना। अगर अव्यय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो क्रिया विशेषण से, क्रिया विशेषण
में सबसे ज़्यादा पूछता है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से समझ लेना और सिर्फ इन चारों आधारों पे क्रिया से आप ये 4 क्वेश्चन कर लो, वो इन्हीं में से आपको पहुंचा देगा, क्योंकि पूछा ही अब ये देखो या तो स्थान के बारे में होगा, स्थान माने जगह, या काल, काल माने समय, या फिर रीति काम करने के तरीके या प्रकार को बताया होगा, या फिर परिमाण की कितनी उसकी क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी के बारे में, माप तोल जहाँ चीज़ें होती हैं, बस इन चारों चीज़ों के बारे में ही आपसे पूछा गया होगा, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में खर का पर्याय शब्द नहीं है। तो खर का पर्याय शब्द कौन सा नहीं है बच्चों? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तेज, है ना। तेज खर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी क्या है? दुष्ट है, गधा है, तिनका है, क्या है? खर के पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये तिनका वाला पूछा था, ठीक है। इसका तेज नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है तलवार का पर्यायवाची है हलवार, करवाल, धारदार या घरवार। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा करवाल, है ना। करवाल किसका पर्यायवाची है? ये तलवार का है। कर मतलब हाथ, वाल मतलब धारण करना, है ना, हाथ में धारण करने के लिए इसका वाल, है ना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये इसका तलवार का करवाल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, और ये पूछे गए हैं ना, ऐसे ही मत इसको लाइटली ले लेना, ठीक है। बोलता है व्यवहार और मत शब्दों से सही पर्याय है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इनके दोनों के सही अर्थ क्या होंगे? आचार और विचार, आचरण और सिद्धांत, विचार और राय, या बर्ताव और निर्णय। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा आचार और विचार, है ना। व्यवहार क्या होता है? व्यवहार होता है हमारा आचार, है ना, जिसको बोलते हैं ना आपका आचार कैसा है ना, आचार, है ना। तो क्या है? वो आपका व्यवहार के बारे में बात करें। मत मने आपके विचार, है ना, अपने मत प्रकट कीजिए। तो क्या है? ये अपने विचारों के बारे में बोल रहा है कि अपने विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, बोलता है ब्रह्मा का विलोम शब्द होगा। तो ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? जीव, माया, जगत या अज्ञान। तो ब्रह्मा का क्या होगा? जीव, है ना। जीव हमेशा किसके साथ अंतिम जब आप मतलब जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो जीव ब्रह्म में विलीन होता है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? सूर्य, पक्षी, कनकौआ या वादक। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा वादक। बाकी पतंग, सूर्य, पक्षी, कौआ में इसका इसमें इसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब होता है सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह है। तो सारंग का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा हो जाएगा बच्चों? चंद्रमा, भौरा, रति क्रीड़ा या चाबुक, चंद्रमा, हाथी, भौरा या कोयल, चंद्रमा, जत्था, असत्य या भौरा, या हाथी, विष, चूना या चंद्रमा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा लोग? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका हो जाएगा सारंग के जो भी अनेकार्थी हैं वो चंद्रमा, हाथी, भौरा और कोयल है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। बोलता है लकीर का फ़कीर होना, है ना। लकीर का फ़कीर होना मुहावरे के लिए उचित वाक्य चुनिए, है ना। किसी की बात ना सुनना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, बड़ों की आज्ञा मानना, या सीधी राह पर चलना। तो लकीर का फ़कीर क्या होता है बच्चों? ये होता है पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। बोलता है जी को रोग लगाना, है ना। जी को रोग लगाना के लिए उचित वाक्य का चयन करो। दिल घबराना, उम्मीद न रहना, फिक्र में रहना, या रज होना। तो जी का रोग क्या होता है? ये होता है फिक्र में रहना। जैसे हमारी माताएं होती हैं ना, जिनको जी का रोग लगा रहता है ना, वो क्या है कि हमारी फिक्र लगी रहती है, उसी को क्या बोलते हैं? जी को रोग लगाना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, अंतिम प्रश्न है ये। बोलता है जिसे बुलाया ना गया हो, है ना। जिसे बुलाया ना गया हो क्या बोलेंगे उसको? अनाहूत, अनबोला, अतिथि या अभ्यागत। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे अनाहूत, ठीक है। बाकी आपके आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बाकी सीताराम का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और यूं ही मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बाकी सीताराम।